अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हमारी साइट की आज कंक्रीट पॉरिंग होने जा रही है। कंक्रीट पॉरिंग होने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है सेफ़ कंक्रीट पॉरिंग के लिए और एक्यूरेट कंक्रीट पॉरिंग के लिए। तो वो कौन से स्टेप्स है जो हमने यहाँ पर फॉलो करने हैं ताकि हमारे जो कंक्रीट होने की प्रैक्टिस है वो सही रहे, उसमें कोई गलती ना हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कंक्रीट पंप साइट पर खड़ा है, लेकिन अभी जो सेफ्टी मेजर्स है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सेफ्टी मेजर्स है वो हमने स्ट्रक्चर के अलाइनमेंट को, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमारा जो लेबर है स्ट्रक्चरल के अलाइनमेंट के लिए डिफरेंट जगहों पे वो उसको स्टील को पोजीशन कर रहा है। तो वो अलाइनमेंट के लिए डिफरेंट जगहों पे स्पेसर्स चेक कर रहा है कि स्पेसर ठीक है या नहीं है। दूसरी ये कि अगर आप लोगों ने शटरिंग की फ़िक्सिंग की है और शटरिंग की फ़िक्सिंग के बाद इसकी इंस्पेक्शन की है, इसके डिफरेंट मेंबर्स की, इसके जॉइंट्स की, जो इसके अंदर प्लाईवुड यूज़ हो रहा है उसकी, इसके बावजूद भी अगर इसमें एक दिन गुजर गया तो आपको दोबारा से इसके जो डिफरेंट मेंबर है यानी कि जॉइंट्स है, जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये जॉइंट्स है, तो इन जॉइंट्स की फ़िक्सिंग चेक करनी चाहिए एक मरतबा। उसके बाद ये जो प्लाईवुड आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इस प्लाईवुड को भी चेक करना चाहिए कहीं बाहर नहीं निकला हुआ, अंदर तो ज़्यादा नहीं है, ताकि मेंबर जो है हमारे वो ख़राब ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपको, अगर ये डोरी नज़र आ रही है, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। ये जो डोरी आपको नज़र आ रही है ये आप लोगों ने चेक करनी है। ये डोरी दरअसल अलाइनमेंट ऑफ कॉलम्स के लिए है कि कॉलम हमारे अलाइनमेंट में है या नहीं है। होता क्या है कि जब कंक्रीट पॉरिंग हम करते हैं तो उसके बाद अलाइनमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट पंप बड़े स्पीड से यानी कि प्रेशर से इसके अंदर पॉरिंग करता है। तो उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने इसको सही तरह से फिक्स किया होता है। मैं जो फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आपके ये जॉइंट्स मजबूत ना लगे हो या फिर ये प्लाई पुरानी या फिर मजबूत ना लगी हो तो वो कॉलम अंदर से खुल जाता है और उसका जो शेप है, लेट सपोज अगर 20 बाई 20 का एक कॉलम है तो ये बढ़ जाता है 21 बाई 21 का या फिर 21 बाई 22 का, इसके जो शेप है वो बिगड़ जाता है। इस वजह से इसकी जो अलाइनमेंट है उसको आप लोगों ने देखना और फिक्सिंग को देखना होता है। अलाइनमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसके ऊपर प्रेशर पंप से काम करते हैं तो इसका किसी एक साइड पर टिल्ट होने के चांसेस होते हैं। तो उस टिल्टिंग के लिए हम फिर ये करते हैं कि जब इसकी कंक्रीट पॉरिंग हो जाएगी, उस कंक्रीट पॉरिंग के बाद हम दोबारा से इसकी अलाइनमेंट चेक करेंगे, ठीक है। और अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम पीता लेके इस दूरी के साथ, यानी कि जो सामने दूरी लगी हुई है, इस दूरी के साथ हर एक कॉलम का एक फिक्स डिस्टेंस होता है। जिस तरह से अभी मैं चेक करूँगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। अगर कंक्रीट पॉरिंग के बाद भी ये 5 सेंटीमीटर है तो यानी हम मेरा जो अलाइनमेंट है वो ठीक है। अगर इसके बाद बढ़ गया है तो सॉरी कम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंक्रीट का परमा है वो थोड़ा सा खुल गया है, और इस खुलने से हमने इसको हमेशा से बचाना है, ठीक है। दूसरा ये कि साइट पर भी कुछ इंस्पेक्शन स्टेप्स होते हैं कि साइट्स पर हमने देखना होता है, जिस तरह कि यहाँ पर कीचड़ से लगी हुई है, इस कीचड़ से हमने बचना है क्योंकि कंक्रीट पॉरिंग हम कीचड़ में नहीं कर सकते। साथ में ये कि कंक्रीट पॉरिंग से पहले हमने लेबर को चेक करना है कि नंबर ऑफ लेबर्स कितना है। ये आपको सामने दिख रहा है, ये है हमारा वाइब्रेटर। एक है ये मैकेनिकल यानी मैकेनिकल वाइब्रेटर और वो है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। मैकेनिकल वाइब्रेटर मीन कि ये पेट्रोल से चलता है और इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर मीन कि वो बिजली से चलता है, ठीक है। तो आपके पास वाइब्रेटर्स की भी अच्छी खासी 2 से 3 होने चाहिए साइड पर जब भी कोई बड़ा कंक्रीट आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका एक वाइब्रेटर में कोई भी मसला आ जाता है तो आपके पास स्टैंड बाय में दूसरा वाइब्रेटर मौजूद हो तो ये वाइब्रेटर आपको चेक करनी चाहिए, अलाइनमेंट चेक करनी चाहिए और लेबर का नंबर चेक करना चाहिए। तो कुछ स्टेप्स है जो कि आप लोगों ने हर कंक्रीट से पहले चेक करने थे। साथ में अभी हमारे बंदे लगे हुए हैं उस कंक्रीट प्लांट की कंक्रीट पंप की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो कंक्रीट पंप भी आपका बिल्कुल ओके होना चाहिए ताकि कंक्रीटिंग के दौरान इसके अंदर कोई चोकिंग का मसला ना हो या कोई और मसला ना, इसलिए इसको कंक्रीट स्टार्ट होने से पहले ही चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई मसला आ जाता है तो इससे फिर ये हो जाता है कि हमारा जितना भी कंक्रीट साइड पर आया होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो इस वजह से आपको कंक्रीट पंप को भी चेक करना चाहिए। ये वॉल्स चेक करनी चाहिए कि इसकी फिक्सिंग ठीक हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इसके खुलने के बड़े सारे चांसेस होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये इन्होंने सबसे नीचे इस वॉल के जो बिल्कुल एंड पॉइंट है वहाँ पर एक प्लाई का यूज़ हुआ है जो बिल्कुल छोटा है और इसके अंदर सुराख भी आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कंक्रीट पोरिंग से पहले ही ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का जो फिनोमेना है वो बहुत क्लियरली हो जाता है और ब्लीडिंग की वजह से हमारी कंक्रीट को बड़ा सारा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा फ़िटिंग आपको हर पॉइंट पर चेक करना चाहिए, ताकि अगर वॉल है या फिर स्लैब है तो उसकी स्लैग होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होती है। कुछ शॉर्ट टिप्स थे जो कि आपको हर कंक्रीट से पहले लेने चाहिए, ताकि आपको कंक्रीट पोरिंग के दौरान या फिर कंक्रीट के बाद कोई मसला ना आए। आई होप कि कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आ गया होगा कंक्रीट पोरिंग के स्टेप्स। अगर आपके पास भी आपका एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिएगा, ताकि हम उसके साथ आगे उसके ऊपर कुछ बहस कर सकें। यहाँ पर अगर आप देखिए, मैं एक और आपको गलती दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिएगा कि ये एक कॉलम है और इस कॉलम के अंदर क्लियरली आपको ये सुराख नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्ला है, यहाँ पर भी ब्लीडिंग का फिनोमेना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि कॉलम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। ये देख लीजिएगा, और साथ में ये अगर आपको एक और कॉलम ये आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर भी लेबर होता है शटरिंग का, तो शटरिंग के लेबर उनसे ये गलती ज़रूर होती है कि वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो बीइंग एन इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये फ्लाज ना हो। साथ में अगर आप देखें तो उन्होंने ये हमारा देसी तरीका है किसी भी अलाइनमेंट को चेक करने के लिए कि ये आप दूरी देख सकते हैं, वहाँ उन्होंने वेट बांधा हुआ है। तो इससे हमारा ये जो डिस्टेंस है हम मैयर कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर अब भी है तो बाद में भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर से कम हो गया तो इसका मतलब आपका जो शटरिंग है वो थोड़ा सा खुल गया है। ये ब्रेसिंग्स है। अगर आपके कॉलमों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो आप लोगों ने बीच में ब्रेसिंग्स लगाने होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस कॉलम को और इस कॉलम को हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर को देता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन अ सेंस कि ये उस तरफ या फिर इस तरफ मूव नहीं होता। और इसी मूवमेंट को हमने दरअसल कंट्रोल करना होता है। इसी मूवमेंट को कंट्रोल करने की जो वजह है वो ये है कि आपके अलाइनमेंट कॉलम्स के डिस्टर्ब नहीं होते और अलाइनमेंट एसेंट्रिसिटी और वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम किसी और लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कहूँगा कि अलाइनमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ 5% एसेंट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इस डायरेक्शन में भी इसको ब्रेसिंग्स दी हुई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये ब्रेसिंग हर डायरेक्शन में हो, ताकि हमारे पास इस बिल्डिंग के अंदर कोई मसला ना हो। बाकी कुछ जगह जहाँ पर मैं आपको ले जा सकता हूँ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जो कॉलम लगे हुए हैं इसके अंदर स्पेसर्स हैं, क्योंकि अगर आप स्पेसर सही नहीं दोगे तो स्पेसर्स की वजह से यहाँ पर कवर नहीं बचेगा। और कवर के नुकसानात आपको पता है, कंक्रीट कवर के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो कवर भी इम्पॉर्टेंट है, कवर आपका होना चाहिए और आपको जो स्पेसर्स है उस पर ख़ास कर तवज्जो देनी चाहिए कि वो क्या है। इसके अलावा ये आपको ऊपर एक रास्ता सा नज़र आ रहा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एट अ टाइम 2 या 3 बंदों ने घूमना फिरना होता है। तो अगर ये मजबूत नहीं है तो आपकी लेबर की सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू।